भारत के प्राचीन इतिहास में एक कहानी छुपी है मौर्य साम्राज्य की। इस साम्राज्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक भारत की सरजमी पर राज किया था। यही वो साम्राज्य था जिसने पहली बार एक अखंड भारत की नींव रखी थी। कुल मिलाकर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो आज का भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला हिस्सा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस साम्राज्य की शुरुआत होती है एक बदलाव से। उस समय मगध की धरती पर राज था नंद वंश के शासक धम्मानंद का। एक दिन उसके किसी बात पर महर्षि चाणक्य को गुस्सा आ गया। गुस्सा भी इतना कि उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए बिना राजा धनानंद को यह शाप दिया कि वे आने वाले समय में उसके और उसके पूरे साम्राज्य का नाश करेंगे। जब चाणक्य गुस्से से वापस अपने घर लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई दी। बच्चे आपस में खेल रहे थे। उस खेल में एक बच्चा एक छोटे से टीले पर बैठकर बाकी बच्चों को जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। जाहिर सी बात थी कि वो बच्चा एक राजा का किरदार निभा रहा था और बाकी बच्चे एक सैनिक के रूप में उसका काम कर रहे थे। चाणक्य बड़ी उत्सुकता से उस खेल को देख रहे थे। वे बच्चे पास के एक गांव के थे जो अपने भेड़ों को चराने के लिए मैदानी इलाके में आए थे। एक गडेरिये का बेटा होते हुए भी राजा का किरदार निभाने वाला वो छोटा सा बच्चा चाणक्य को कुछ खास लगा। उसमें वो सारे गुण चाणक्य को नजर आए जो आने वाले समय में धनानंद और उसके साम्राज्य का विनाश करने के लिए पर्याप्त थे। यहीं से शुरू होती है मौर्य साम्राज्य की वो कहानी जिसे भारत के प्राचीन इतिहास में एक अहम कड़ी माना जाता है। तो कैसे हुआ इतने बड़े साम्राज्य का उदय, कौन थे इसके सम्राट और कैसे हुआ इतने बड़े साम्राज्य का पतन, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। चाणक्य ने जिस अज्ञात बच्चे को राजा का किरदार निभाते हुए देखा था उसका नाम था चंद्रगुप्त। हालांकि चंद्रगुप्त के कुल के बारे में कुछ चीजें पूर्ण रूप से साफ नहीं हैं। एक मान्यता के अनुसार उनके पिता का नाम चंद्रदैवन था जिसकी धनानंद द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका लालन पालन एक गडेरिये ने किया और यहीं पर रहते हुए उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला में निपुण बनाया। मकसद था एक राजनीति के तहत सेना बनाकर राजा धनानंद और उसके साम्राज्य का विनाश करना। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने सबसे पहले एक सेना तैयार की और भारत के उत्तर पूर्व की ओर सिकंदर के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। 317 ईसा पूर्व आते आते चंद्रगुप्त सिंध और पंजाब के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे। उनके पास अब बहुत बड़ी सेना थी। ऐसे में उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए बिना मगध पर हमला करना सही समझा। चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच हुई युद्ध की दास्तां वैसे तो इतिहास में कुछ धुंधली नजर आती है, लिहाजा इसके बारे में विस्तृत वर्णन करना इतिहासकारों के लिए कड़ा इम्तिहान है। मगर परिणाम की बात करें तो ये लड़ाई 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने जीती थी, जहां बरसों से चले आ रहे नंद वंश का नाश होता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। धनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने पिता की मौत का बदला लिया था और चाणक्य ने अपने अपमान का। खैर, उधर चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे ही थे कि दूसरी ओर उत्तर पूर्व इलाके में विद्रोहियों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था। सिकंदर की मौत के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस सत्ता पर आ गया था। ऐसे में उसकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वो उन सारे क्षेत्रों को फिर से जीत ले जिस पर उसके पिछले सम्राट सिकंदर का राज था। लिहाजा सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रांतों पर दखल देना शुरू कर दिया। उसके इस विद्रोह को तोड़ने के लिए चंद्रगुप्त फिर से अपनी सेना लेकर उत्तर पूर्व की ओर रवाना होते हैं। वे घमासान युद्ध के चलते सेल्यूकस को हराते हैं और आज के हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। उनके इस विजय के साथ साथ भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक मान्यता के अनुसार सेल्यूकस चंद्रगुप्त से इतना डर गया था कि उनके खौफ से बचने के लिए उसने एक पारिवारिक समझौते की पेशकश की।
सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कराई ताकि एक शांति समझौते के तहत अपने साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य के अधीन चलाया जा सके। अपने आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाकर एक सन्यासी बनने का फैसला किया था। एक मान्यता के अनुसार वे जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य बने, जहां 298 ईसा पूर्व में संलेखना उपवास के चलते उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं। वे ईसा पूर्व 298 में मगध के सिंहासन पर बैठे थे। सम्राट बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन नामक उपाधियों से नवाजा गया था। बिंदुसार को दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय दिया जाता है। हालांकि उनके विजय अभियान का कोई भी पुख्ता सबूत इतिहास में दर्ज नहीं है। उनके शासनकाल में भारत में पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। कहा जाता है कि वे अक्सर यूनानी शासक एंटियोकस से सूखी अंजीर, मीठी शराब और गुड़ को मंगवाया करते। एक पौराणिक साहित्य दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 2 विद्रोह हुए थे, जिसको शांत करने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे सुशीम को पहली बार और उसके बाद अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने मगध की भूमि पर पूरे 25 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद 273 ईसा पूर्व में एक बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे में उत्तराधिकार की जंग छिड़ने लगी, जिसमें सफलता मिली उनके दूसरे सबसे छोटे बेटे अशोक को। अशोक ने अपने सभी भाइयों को मारकर मगध की गद्दी प्राप्त की थी। फिर भी उनकी गिनती भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम राजाओं में होती है। एक बौद्ध परंपरा या कथाओं के अनुसार सम्राट बिंदुसार अपने बाद अपने बड़े बेटे सुशीम को ही राजगद्दी पर देखना चाहते थे, मगर हालात ऐसे हुए कि सम्राट बिंदुसार की मौत के बाद सभी राजकुमार राजगद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने लगभग 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी। उन्होंने अपने छोटे भाई तिष्य को बस इस वजह से छोड़ा कि उसने अशोक की उन सभी भाइयों को मारने के लिए मदद की थी। आज भी पटना में वो कुआं मौजूद है जहां अशोक ने अपने भाइयों और उनके अमात्यों को मारकर फेंका था। अशोक ने अपना साम्राज्य दक्षिण में बढ़ाया। यही वो दौर था जब सारे अखंड भारत पर मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य मौजूद था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से कलिंग के साथ लड़ी लड़ाई उनके जीवन की आखिरी लड़ाई साबित हुई। कहते हैं कि इस लड़ाई में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे अहिंसा की राह में अपना आगे का जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसका प्रचार और प्रसार उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। मगर ऐसा नहीं था कि अहिंसा की राह चलते चलते सम्राट अशोक अपना राजधर्म भूल चुके थे। उनके पास अभी भी बहुत बड़ी सेना थी, जिसका उपयोग वे विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए किया करते। ईसा पूर्व 232 में सम्राट अशोक की मौत के बाद मगध की गद्दी पर कुल मिलाकर 6 सम्राटों ने शासन किया, मगर उनकी ख्याति पहले 3 सम्राट चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक से ना बढ़कर थी और ना बराबर। यही वजह है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास में बस इन्हीं सम्राटों को जाना जाता है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और सम्राट अशोक। अब बढ़ते हैं उन तथ्यों की तरफ जो इस साम्राज्य को प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज का पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य थे। इन सदस्यों को 5-5 सदस्यों वाली समितियों में बांटा जाता था, जिसके तहत सभी के अलग अलग काम हुआ करते। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक विषयों पर काम करना था। साथ ही साथ वेतन तय करना और मिलावट को रोकना इसी समिति के अंडर आता था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोग, खास करके विदेशियों के मामले को देखा करती थी। एक तरफ से देखा जाए तो इनका काम आज के परराष्ट्र मंत्रालय जैसा था। तीसरी समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। वही चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य पर अपनी नजर रखती।
इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा निर्यात को अच्छे से संभालना था। पांचवी समिति प्रोडक्ट रिसाइकलिंग पर काम करती, वही छठी समिति का काम टैक्स कलेक्शन का था। नगर परिषद द्वारा जल कल्याण के कामों के लिए 3 ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता था। इन सभी का काम होता सड़कों, बाजारों, अस्पतालों, मंदिरों, स्कूल और बंदरगाहों की मरम्मत तथा रखरखाव करना। मौर्य साम्राज्य में एक बात सबसे महत्वपूर्ण थी और वो थी गुप्तचरों का जाल। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया गया था, जिसका काम बाहरी षड्यंत्र से साम्राज्य को बचाने का था। अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में। साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था 6 हिस्सों में डिवाइडेड थी। नेवी यानी जल सेना, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स यानी यातायात सेना, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, कैवलरी यानी घुड़सवारी सेना, एलिफेंट फोर्स यानी गज सेना और चैरियट फोर्सेस यानी रथ सेना। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता, जिसका काम था सम्राट के आदेशानुसार सेना का नेतृत्व करना। अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। दोस्तों, सम्राट अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग अपनी पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। फिर भी इसका अगले 97 सालों तक बरकरार रहना वाकई काबिले तारीफ है। मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहदत्त को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार गिराया था। यही वो कड़ी थी जहां से हमें इस साम्राज्य का अंत दिखाई देता है। मौर्य प्राचीन क्षत्रिय कबीले के हिस्से रहे हैं। पुराण या यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य भगवान राम के ही वंशज थे। इससे यह सिद्ध होता है कि मौर्य जाति एक सूर्यवंशी क्षत्रिय है, जिसे आज भी हम मौर्य के नाम से ही जानते हैं। तो ये थी कहानी प्राचीन भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने भारत की इस धरती पर राज किया था। इस प्राचीन वंश के पहले सम्राट थे पुष्यमित्र शुंग। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि इस साम्राज्य ने भारत की इस धरती पर कितने सालों तक राज किया? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।